Bismillahirrahmanirrahim. Now we are moving towards our another important topic of syllabus, which is essential drugs. Essential drugs क्या होती हैं? ये वो तमाम ज़रूरी ड्रग्स हैं जो कि किसी भी फार्मेसी में अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसकी एक बाकायदा गाइडलाइन दी हुई है जो कि WHO ने इस्टेब्लिश की है, रीजन वाइज भी, कंट्री वाइज भी, लोकेशन वाइज भी। तो इसका फ़ायदा ये है या ये कि ये एक फार्मासिस्ट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि फार्मासिस्ट जो है वो मुख्तलिफ़ सेक्टर में काम करता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोई छोटे हेल्थ केयर सेंटर होते हैं यानी रूरल हेल्थ केयर सेंटर, कोई लार्ज टर्शरी हॉस्पिटल्स होते हैं। तो वहाँ के लिहाज से ये देखना कि उसकी फार्मेसी का जो बजट है उस बजट के अंदर रहते हुए तमाम एसेंशियल ड्रग्स को मेक श्योर करना कि वो अवेलेबल हो। तो उसके लिए जो है वो ये प्रैक्टिकल गाइडलाइंस जो है वो बेइंतहा इम्पॉर्टेंट होती है और वो इस गाइडलाइन से जो है वो बहुत हेल्प ले सकता है ताकि वो अपनी फार्मेसी में वो तमाम मेडिकेशंस अवेलेबल रखे जिसकी जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक फार्मासिस्ट है, उसको न्यूली अपॉइंटेड फार्मासिस्ट है एंड द पर्सन इज़ ए चीफ फार्मासिस्ट इन सम रूरल हेल्थ केयर सेंटर। एक छोटा सा हेल्थ केयर सेंटर है किसी विलेज में, किसी गांव में, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है। अब हमें पता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता, तो उसमें एक लिमिटेड बजट है। तो आपने एज ए फार्मासिस्ट आपकी ये जॉब ये होगी उस फार्मासिस्ट की कि वो उस बजट के अंदर रहते हुए इन एसेंशियल ड्रग्स को अवेलेबल करें जो कॉस्ट इफेक्टिव, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो, यानी ये कि उसकी बजट में भी आ जाए और वो तमाम ड्रग्स अवेलेबल हों जो कि एसेंशियल हैं किसी भी डिजीज़ या पेशेंट को मैनेज करने के लिए। तो ये मेन रीज़न है एसेंशियल ड्रग्स का या इसकी गाइडलाइंस का। अच्छा, ये किस लिए है? हर उस शख्स के लिए जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, चाहे वो फिजिशियन हो, फार्मासिस्ट हो, नर्सेज हो या और कोई मेडिकल ऑक्सिलरीज हो। ठीक है। अच्छा, ये तो 2010 का एडिशन है, लेकिन हम 2019 का भी देखेंगे। लेकिन जो है हम इसकी जो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो 2010 की पूरी इसकी एडिटोरियल कमेटी थी, फिर उसके इसमें कंट्रीब्यूटर हैं, इसमें फार्मासिस्ट भी हैं, नर्सिंग भी है, मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं, तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो इन्वॉल्व होते हैं इसको मैनेज करने के लिए वो इसमें मौजूद होते हैं ड्रग को और पेशेंट को मैनेज करने के लिए। हुआ क्या था इन 1978 एल्मे एट ए कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर recognized that essential drugs are vital for preventing and treating illnesses which affects millions of people throughout the world and essential drugs save lives and improve health। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई 1978 में, उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में इस चीज़ को रिकग्नाइज किया गया कि एसेंशियल ड्रग जो है वो वाइटल हैं फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इलनेसेस, और वो वाली इलनेसेस जिससे मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्टेड होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। लिहाजा ये वो ड्रग्स हैं जो कि ज़रूरी हैं किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। इसको सामने रखते हुए इन 1981 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश द एक्शन प्रोग्राम ऑन एसेंशियल ड्रग्स to support countries to implementing national drug policies and to work towards national use of drug। ठीक है, तो WHO ने तमाम कंट्रीज़ को एक्टिवेट किया, प्रमोट किया, एक एक्शन प्रोग्राम दिया कि वो अपनी जो है नेशनल ड्रग पॉलिसीज़ को सामने लेकर आएँ, इम्प्लीमेंट करें ताकि रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग हो सके। इसके बाद क्या हुआ? द वर्क वॉज ब्रॉट इन 1998 के बाद 1998 में WHO created the Department of Essential Drugs and Other Medicines यानी EDM, combining the responsibilities of the former DAP and WHO global efforts to promote quality, safety, efficacy and accurate information for all medicines। ठीक है। अच्छा, यानी तमाम ड्रग अथॉरिटी जो अथॉरिटीज़ हैं वो और WHO ने मिल के जो ड्रग के हवाले से इस चीज़ को जो है वो एक कंबाइंड प्रोग्राम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस्टेब्लिश की और एक जो है वो डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया WHO ने जो कहलाने लगा एसेंशियल ड्रग्स एंड अदर मेडिसिन्स। अच्छा,
इसका काम क्या था कि एफर्ट्स करे, ग्लोबल एफर्ट्स करे फॉर द प्रमोशन ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल मेडिसिन। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है, ईडीएम ने यानी इस डिपार्टमेंट ने वर्क विद कंट्रीज, हर कंट्री की जो रेगुलेटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसके साथ इंटरेक्शन किया और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसीज, हर वो एजेंसी जो कि ड्रग से रिलेटेड है, एनजीओज जो इन्वॉल्व हैं मेडिसिन सप्लाई में या मेडिसिन के हवाले से, ड्रग के और पेशेंट के ट्रीटमेंट के हवाले से, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू एंश्योर that people everywhere have access to the essential drugs they need at a price which is affordable। ठीक है, कि जहाँ पर भी, चाहे वो छोटे से छोटा गांव क्यों ना हो, वहाँ पर भी वहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी है, हेल्थ केयर सेंटर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पर वो तमाम एसेंशियल ड्रग्स अवेलेबल हों और पेशेंट की एक्सेस में हो, पेशेंट उसको ले सकता हो और उसकी प्राइस भी हो अफोर्डेबल भी हो। ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि इतनी महंगी ड्रग है कि उसको पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसके अलावा ड्रग्स जो है वो सेफ़ होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए उनकी, एंड दे आर प्रिस्क्राइब एंड यूज़ रैशनली, रैशनल प्रिस्क्राइबिंग हो और रैशनल ही इसका यूज़ हो। अच्छा जनाब, इसके बाद क्या हुआ, इन कंट्रीज से एक्शन लेने के बाद एप्रोप्रिएट टूल्स आर क्रिटिकल टू द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसेंशियल ड्रग पॉलिसीज। ठीक है, फिर टूल्स को जो है वो ज़रूरत पड़ गई कि वो टूल्स यूज़ किए जाएं फॉर सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसेंशियल ड्रग पॉलिसीज। तो ये जो प्रैक्टिकल हैंडबुक है, ठीक है, बेस्ड ऑन मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स विच इज़ बेसिकली जो है वो फ्रेंच एक एनजीओ है, तो उसका एक फील्ड एक्सपीरियंस है एंड इज़ वन ऑफ द टूल विच हैव स्ट्रांगली रिकमेंडेड। ठीक है, अच्छा, डिज़ाइन टू गिव प्रैक्टिकल कंसाइज इंफॉर्मेशन टू फिजिशियंस, pharmacists and nurses. So this essential practical guideline is इसकी implementation is an important contribution from this NGO to improve rational use of drugs, which will be continuing challenge in coming years, यानी जो कि एक मुसलसल चैलेंजिंग सिचुएशन है। अच्छा जनाब, अब आते हैं हम इसके प्रीफेस पे जो गाइडलाइन है। अच्छा, ये गाइड जो है इज़ नॉट ए डिक्शनरी ऑफ फार्माकोलॉजिकल एजेंट, जैसा कि आपके पास फार्मा गाइड होती है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये क्या है, बेसिकली प्रैक्टिकल मैनुअल इंटेंडेड फॉर हेल्थ प्रोफेशनल, फिजिशियंस एंड फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड हेल्थ ऑक्सिलरीज इन्वॉल्व इन क्यूरेटिव केयर एंड ड्रग मैनेजमेंट। ठीक है, क्यूरेटिव केयर एंड ड्रग मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है कि इसमें जो बुकलेट है या जो ये जो गाइडलाइन है, इसमें इन्होंने प्रोवाइड किया है सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, किस चीज़ के, टू द क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय मेडिकल स्टाफ यूजिंग द एक्यूमुलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ मेडिसिन एंड फ्रंटियर्स, यानी उस एनजीओ का जो एक्सपीरियंस था उसकी बेस पर जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई थी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। द रिकमेंडेशन ऑफ रेफरेंस organizations such as WHO and specialized documentation in each field, इसमें जो है रेफरेंस जो है वो WHO के भी शामिल है। अच्छा, ये जो मैनुअल है इज़ नॉट ओनली यूज बाय मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, जो कि एनजीओ है, फ्रेंच एनजीओ है, बट ऑल्सो इन ए वाइड रेंज ऑफ अदर प्रोग्राम्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स में जहाँ पे ड्रग की इन्वॉल्वमेंट आती है, ड्रग की अवेलेबिलिटी की बात आती है, उसमें इस बुकलेट का या इस गाइडलाइन का रोल है। ये क्या करेगी, लिस्ट ऑफ ड्रग्स इन दिस एडिशन हैज़ बीन रिवाइज। ठीक है, और ये हर साल रिवाइज होती है। अभी जो करंट है वो 2019 की है, 2020 की अभी नहीं आई है। ठीक है, तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट WHO लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स एंड सर्टेन ड्रग्स हैव बीन एडेड एंड अदर्स हैव बीन रिमूव्ड। वो ड्रग्स जो कि नई आ गई हैं, जिसका बेनिफिट ज़्यादा है, उसको ऐड कर दिया गया है, और वो जो पुरानी ड्रग्स थी जो ऑब्सलीट हो चुकी थी, जो अब यूज़ नहीं होती हैं, उनको ग्रेजुअली इसमें से रिमूव कर दिया जाता है। यानी हर साल जो अपडेट आता है उसमें जो है इनको रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद है अमंग द एंट्रीज इन दिस गाइड सम आर नॉट लिस्टेड इन द WHO लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन।
However, these drugs are in the same pharmaceutical class for which the WHO has named only one example of therapeutic group preceded by square symbol to indicate the various drugs can be used as alternative. अच्छा, इसमें कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो कि एसेंशियल ड्रग लिस्ट में शामिल नहीं है WHO की, लेकिन वो उस क्लास की ड्रग में शामिल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें वो एस इनहिबिटर ले लें, एनालेप्रिल ले लें। अब एनालेप्रिल इज अवेलेबल इन WHO लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, लेकिन फॉसिनोपिरिल इज नॉट अवेलेबल। बट फॉसिनोपिरिल भी इसमें मौजूद होगी इस लिस्ट में, वो जो ये मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स की लिस्ट है इसमें मौजूद होगी। वो किस तरीके से मौजूद होगी कि वो इसी क्लास की यानी एस इनहिबिटर है, और उसकी जो सिंबल होगी उससे पता चल रहा होगा स्क्वायर सिंबल, यानी वो ये बता रहा होगा कि इसकी ऑल्टरनेटिव भी इस लिस्ट में मौजूद है। अच्छा, सर्टेन मेडिसिन विच आर नॉट on the WHO list are still frequently administered, although their use is not recommended. So these medicines have been included in this guide by entries marked by a grey diagonal line. जो grey diagonal line है वो ये बताएगी कि लिस्ट में ये वो ड्रग हैं जो कि WHO ने रिकमेंड नहीं की है। इसके अलावा the entries are classified according to the route of administration and in alphabetical order. And this classification reflects drug management system proposed in this manual. ठीक है, ये जो है वो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है एंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, ओनली द मेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड एडवर्स इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस एंड ड्रग इंटरैक्शंस ऑफ ईच ड्रग हैव बीन इंडिकेटेड, सबको इसमें बताया गया। बट फॉर फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन रेफर टू स्पेसिफिक लिटरेचर, जो उस ड्रग का स्पेसिफिक लिटरेचर हो। इसके अलावा कंसर्निंग एंटी रिट्रोवायरल्स यानी एंटीवायरल्स, द इंटरैक्शंस आर टू मैनी टू बी लिस्टेड, लिहाजा इसमें जो है सारे इंटरैक्शन मौजूद नहीं होंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप इसको का जो हर ड्रग होगा, ख़ास तौर से इन ड्रग्स का जिनको मेंशन किया गया है उनका जो है वो डिटेल लिटरेचर देखें फॉर ड्रग इंटरैक्शन। ठीक है, एंड इट इज़ ए कलेक्टिव एफर्ट बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स फ्रॉम मैनी डिसिप्लिन्स ऑल विद फील्ड एक्सपीरियंसेस। वो फार्मासिस्ट भी हैं और दूसरे प्रोफेशन के भी इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। जैसा कि आपने शुरू की लिस्ट में देखा था कि इसमें कंट्रीब्यूटर्स फार्मासिस्ट भी हैं, नर्सेज भी हैं, फिजिशियंस भी हैं। अच्छा, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स इट इज़ पॉसिबल दैट सर्टेन एरर्स मे हैव बीन ओवरलुक्ड इन दिस मैनुअल, सो प्लीज़ इन्फॉर्म द ऑथर ऑफ एनी एरर्स डिटेक्टेड। ठीक है, तो अगर कोई हो तो वो आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। It is important to remember that if in doubt, it is responsibility of the prescribing medical professional to ensure that the doses indicated in this manual conform to the manufacturer in specification. यानी जो manufacturer डोज बता रहा है उसमें और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर आप उसको वेरीफाई करें। इसके अलावा authors would be grateful for any comments or criticism to ensure the manual continues to evolve and remains adapted to the रियलिटी ऑफ द फील्ड, यानी ये कि जो भी आपकी जो क्रिटिसिज्म या कमेंट्स होंगे उसको वेलकम किया जाएगा। एनीवे, इसके बाद हम आते हैं इस गाइडलाइन के यूज़ पे। तो जर्नल ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर टू इजी वे टू फाइंड इंफॉर्मेशन इन दिस मैनुअल। एक तो है ए समरी एट द बिगिनिंग ऑफ द मैनुअल लिस्ट। ठीक है, ए समरी इन द बिगिनिंग ऑफ द मैनुअल लिस्ट, द चैप्टर्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग पेजेस। इसके अलावा एक डबल एंट्री अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स एट द एंड ऑफ द मैनुअल विद इंटरनेशनल, नॉन प्रोप्राइटरी एंड प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है, नॉन प्रोप्राइटरी एंड प्रोप्राइटरी नेम यानी ब्रांड एंड नॉन ब्रांडेड नेम यानी जेनेरिक नेम, दोनों से जो है वो उसकी इंडेक्सिंग की गई है। नोमेनक्लेचर क्या होगी? द इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स ऑफ ड्रग इज यूज इन दिस मैनुअल and some frequently use proprietary names followed by symbol R यानी registered name है, are also give, like for example amoxicillin is non proprietary name but amoxil R, clamoxil R ये इसके proprietary name है यानी brand name है। डोजेज की अगर हम बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन टेबल्स शोइंग द एवरेज डोज इन ड्रग यूनिट्स, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, एम्प्यूल्स एक्सेट्रा, या फिर अकॉर्डिंग टू वेट और एज ऑफ द पेशेंट्स आर इंक्लूडेड फॉर मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स। अच्छा, इसके अलावा डोजेज फॉर चिल्ड्रन आर एक्सप्रेस इन मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे। ठीक है, मिलीग्राम पर केजी पर डे फॉर मोस्ट ड्रग्स, बट फॉर सर्टेन सिम्टोमेटिक drugs dosage is expressed in milligram
पर केजी पर डोज, ऐसे भी हो सकता है, पर डे के बजाय पर डोज भी हो सकता है। फॉर सर्टेन एंटी रिट्रोवायलेट डोजेज इज एक्सप्रेस इन मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर मीन्स के बॉडी सरफेस एरिया के हवाले से। डोजेज फॉर एडल्ट्स इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स और मिलीग्राम्स पर डे फॉर मोस्ट ड्रग्स, ठीक है, कि इतने मिलीग्राम पर डे या इतने ग्राम पर डे। For certain drugs requiring more precise dosage are expressed in milligram per kg per day, and in malnourished patients, prescription should always be adapted to the patient's weight. अगर कोई लीन पेशेंट है, malnourished है, तो फिर उसके पर केजी के हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा कैलकुलेट करना, ठीक है, यानी आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करने की ज़रूरत होगी। अच्छा, अब कुछ सिंबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिस्क्रिप्शन अंडर मेडिकल सुपरविजन। दिस बॉक्स, इस तरह का बॉक्स जो है, इंडिकेट पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग्स एडमिनिस्टर अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ओनली इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, यानी अगर इस तरह का बॉक्स होगा कि ये ड्रग्स जो होंगी वो कौन सी होंगी, सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में ही एडमिनिस्टर होंगी और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। अगर ये साइन आ रही है तो दिस सिंबल इज यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू ड्रग्स हुज टॉक्सिक पोटेंशियल इज ग्रेटर, वो ड्रग्स हैं ये जिनका टॉक्सिक पोटेंशियल ज़्यादा है, एंड फॉर विच एक्सपीरियंस हैज़ शोन दे आर फ्रीक्वेंटली मिस यूज, और ये मिस यूज भी हो सकती है। इस तरह का बॉक्स हो और ये डायगोनल लाइन हो तो ये क्या होगा, ड्रग मार्क्ड विद ग्रे डायगोनल लाइन आर आइदर पोटेंशियली डेंजरस एंड फॉरबिडन इन सर्टेन कंट्रीज और ऑब्सोलीट और इनइफेक्टिव, ठीक है, यानी कुछ कंट्रीज में अवेलेबल है, कुछ कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और पोटेंशियली डेंजरस भी हो सकती है। These drugs are still widely used. Attention is therefore drawn to the risk and or unnecessary cost of their prescription, ठीक है, तो ये जो है वो साइन मौजूद होगी। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन है फॉर ड्रग की। अगर इस तरह की साइन बनी हो तो ड्रग्स आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट, अगर इस तरह की साइन बनी हो तो ड्रग आर वेरी सेंसिटिव टू ह्यूमिडिटी, ठीक है। अच्छा, अगर इफ़ नो टेम्परेचर स्टोरेज इज रिकमेंडेड मीन्स दैट इंडिकेट दैट नो इन्फॉर्मेशन वॉज फाउंड इन द मेडिकल लिटरेचर। इसके अलावा एब्रीविएशंस क्या यूज़ हो सकती हैं, यूनिट्स की अगर हम बात करें तो केजी फॉर किलोग्राम, जी फॉर ग्राम, एमजी मिलीग्राम, ये माइक्रोग्राम, मीटर स्क्वायर, इंटरनेशनल यूनिट, मिलियन, मिली इक्विवेलेंट, मिली मोल, मिलीलीटर, और ये टी स्पून, ठीक है, ये सूप स्पून जो कि 15 ml का होता है, यानी बड़ा चम्मच जो होता है, छोटा चाय का चम्मच जो होता है 5 ml का होता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन रूट में IM फॉर इंट्रामस्कुलर, IV फॉर इंट्रावेनस, SC फॉर सबक्यूटेनियस। प्रेजेंटेशन की बात करें, टैब मीन्स टैबलेट, कैप मीन्स कैप्सूल, VL मीन्स वाइल, AMP मीन्स एम्प्यूल, SUSP मीन्स सस्पेंशन, एंड अदर में V/V वॉल्यूम इन वॉल्यूम। तो ये जो था बेसिकली इन ड्रग्स का जो है वो एब्रीविएशन है। इसके अलावा अगर हम इस ड्रग लिस्ट को देखें तो समरी है, पार्ट 1 ओरल ड्रग्स हैं, फिर पार्ट 2, पार्ट 1 की जो है ये चैप्टर 2 जो है सेक्शन X इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं, फिर इन्फ्यूजन सोल्यूशन है, वैक्सीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीसीरास, ड्रग्स फॉर एक्सटर्नल यूज़, एंटीसेप्टिक्स एंड एंटी डिसइंफेक्टेंट्स। फिर पार्ट 2 में आइए ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फार्मेसी, ड्रग क्वालिटी एंड स्टोरेज, प्रिस्क्रिप्शन, कॉस्ट एंड कंप्लाइंस, यूज ऑफ एंटीबैक्टीरियल्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। फिर क्या है, WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, मेन रेफरेंसेस, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स, और इस तरह से ये जो है वो लिस्ट स्टैब्लिश है। अब वही सेक्शन 1 पे ओरल ड्रग्स पर आएँ, ये ड्रग्स आ गए, जैसे सबसे पहले एबाकावीर एंटीवायरल, एसिटामाइनोफेन जो कि पैरासीटामोल है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसाइक्लोविर, एल्बेंडाजोल, ये लिस्ट इस तरीके से चल रही है। इसमें ये नहीं है कि आपको ये सारी ड्रग याद करते हैं, इसमें ये कि आपको वो ये लिस्ट मालूम होनी चाहिए ताकि आप जब भी किसी फार्मेसी में बैठे हो और यू आर इंचार्ज ऑफ फार्मेसी और आपको तमाम एसेंशियल ड्रग्स अवेलेबल करनी है अपने बजट में रहते हुए, तो आप इस गाइडलाइन से, ये जो एसेंशियल ड्रग गाइडलाइन है, इससे हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे ये एबाकावीर आ गई पहली ड्रग, थेरेप्यूटिक एक्शन इसका क्या है, इंडिकेशन क्या है, प्रेजेंटेशन, डोजेज क्या है, ठीक है, चाइल्ड लेस देन सो एंड सो, ड्यूरेशन क्या है इसका ट्रीटमेंट का, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, प्रिकॉशन, कोई स्पेशल रिमार्क्स हैं, ठीक है, तो वो इसमें मौजूद है। उसके बाद फिर ये एसिटाइल सैलिसिलिक, नेक्स्ट ड्रग इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्प्रिन आ गई, इंडिकेशन आ गई, थेरेप्यूटिक एक्शन, इंडिकेशन, प्रेजेंटेशन, डोजेज क्या है, ठीक है, एडल्ट में क्या है, चिल्ड्रन में क्या है,
वो ड्यूरेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिमार्क्स, तो ये फिर जो है वो इसी तरह से फिर नेक्स्ट ड्रग ए साइक्लोविर आ गई, ये भी एंटीवायरल है, वेरिसेलर जोस्टर वायरस के अगेंस्ट यूज़ होती है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में यूज़ होती है। तो इस तरह से जो है वो इस लिस्ट को हमें देखना है। तो ये जो है हमें, अब ये देखें ये क्या बता रहा है, ये देखें ये इस पर ये साइन है, मींस स्टोरेज क्या है, बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इट इज़ हीट एंड लाइट सेंसिटिव। तो ये जो है वो इस तरह से इसमें मौजूद होगी। नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं, एल्बेंडाजोल है, इसमें अगर कोई स्पेशल रिमार्क्स है ये देखें, इस पर भी मौजूद है, यानी ये ह्यूमिडिटी से भी सेंसिटिव है अगर आप यहाँ देखें। तो इस तरह से ये लिस्ट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर जाते हैं, दैट इज़ WHO की जो करंट रिकमेंडेशन है। ये वेबसाइट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आप गूगल पे लिखेंगे असेंशियल मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स या असेंशियल WHO असेंशियल ड्रग लिस्ट, तो ये WHO की वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। ये अभी रिसेंटली डाउनलोडेड जो है वो मटेरियल है। इसमें इन्होंने क्या डेफिनेशन दी हुई है एसेंशियल ड्रग की, कि एसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, क्या है ये, दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी दुनिया में दवाएं हैं वो सारी की सारी आपकी फार्मेसी में अवेलेबल हो, वो मेडिसिन अवेलेबल हो जिसकी नीड हो पॉपुलेशन को। ठीक है, प्रायोरिटी बेस पे आपकी जो पेशेंट की प्रायोरिटी बेस पे नीड है उसको सेटिस्फाई कर सके। क्राइटेरिया क्या होगा, एसेंशियल मेडिसिन आर सिलेक्टेड विद ड्यू रिगार्ड टू डिजीज प्रेवलेंस एंड पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस, मीन्स के जो डिजीज़ उस एरिया में प्रेवेलेंट करती है वो वाली ड्रग्स वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। जो डिजीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, भले उसका नाम उस एसेंशियल ड्रग लिस्ट में मौजूद क्यों ना हो, उसकी जब वहाँ पे डिजीज़ है ही नहीं, उसके केसेस है ही नहीं, तो वो ड्रग आपकी फार्मेसी में होने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा जो भी ड्रग अवेलेबल हैं उसका एविडेंस हो क्लिनिकल एफिकेसी का, कि वो एफिकेशियस हैं, सेफ्टी है, कॉस्ट इफेक्टिव हैं मुकम्मल तौर पे, कि इतनी एक्सपेंसिव ना हो कि ना आपकी फार्मेसी गवर्नमेंट बजट से उसको ख़रीद सके और ना ही अगर वो कैश पे हो तो पेशेंट ख़रीद सके, तो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, एसेंशियल मेडिसिन आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम एट ऑल टाइम्स इन एडिक्वेट अमाउंट। ये वो मेडिसिन हैं जो अवेलेबल रहनी चाहिए ताकि हेल्थ केयर सिस्टम रन होता रहे। ठीक है, अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म में अवेलेबल हो, एश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट हो, एंड प्राइस ऐसी हो जो कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी के लिए अफोर्डेबल हो। अच्छा, द मॉडल लिस्ट इज ए गाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंस्टीट्यूशन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ठीक है, ये जो मॉडल है इसमें WHO की जो मॉडल गाइडलाइन है, ये क्या है, एक गाइडलाइन है ताकि आप किसी कंट्री की यानी नेशनल लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे यानी किसी हॉस्पिटल में मेडिसिन की लिस्ट बनाएं और उसको अवेलेबल करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मूलरी इस्टेब्लिश करते हैं। सो इट वाज नॉट डिजाइंड एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है। यही वजह है कि जैसे मैंने कहा कि इसमें तो वो तमाम ड्रग्स अवेलेबल होंगी और जो असेंशियल है, लेकिन अगर उसमें से कोई एक क्लास की या 2 क्लास या 5-10 क्लासेस की ड्रग ऐसी हैं जिसकी उस कंट्री में डिमांड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके केसेस ही नहीं है, पेशेंट ही नहीं है वहाँ पे, तो फिर वो ड्रग्स वहाँ पर अवेलेबल होने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा, हाउएवर फॉर द पास्ट 30 years द मॉडल लिस्ट हैज़ लेड द ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एज ए पावरफुल मीन्स टू प्रमोट हेल्थ क्वालिटी। लेकिन बहरहाल फिर भी फ्रॉम लास्ट 30 years इस लिस्ट को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि हेल्थ केयर क्वालिटी और इक्विटी प्रोवाइड की जाए, ताकि तमाम पेशेंट्स को तमाम मेडिकेशंस अवेलेबल हो। मोस्ट कंट्रीज हैव नेशनल लिस्ट, लाइक अगर आप UK में देखें तो उनके पास है BNF यानी ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, एंड सम हैव प्रोविंशियल और स्टेट लिस्ट एज वेल। ठीक है, US में जैसे होता है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यूजुअली रिलेट क्लोजली टू द national guidelines for clinical healthcare practice which are used for the training and supervision of healthcare। ठीक है, तो ये नेशनल लिस्ट क्या होगी, एसेंशियल मेडिसिन होंगी जो कि क्लोजली रिलेटेड टू द नेशनल गाइडलाइंस होंगी, किसके लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए और उसकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो उसकी ट्रेनिंग हासिल कर सकें और सुपरवाइज कर सकें हेल्थ वर्कर्स को, और उसको जो है वो तमाम वो ड्रग अवेलेबल कर सकें
जो उसके पास मौजूद है। इसके अलावा यूएस में भी उनकी अपनी एक नेशनल फॉर्मूलरी मौजूद है। करंट लिस्ट की अगर हम बात करें, द 19th इज द करंट मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय WHO एक्सपर्ट्स कमेटी इन अप्रैल 2015। ठीक है, तो ये जो है 2015 में इस्टेब्लिश बेसिकली की गई थी, लेकिन इसमें भी बहरहाल चेंजेस हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद है एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट। ग्लोबल कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग। इट इनकॉर्पोरेट्स द नीड्स टू रेगुलरली अपडेट मेडिसिन सिलेक्शन टू रिफ्लेक्ट न्यू थेरेप्यूटिक ऑप्शंस एंड चेंजिंग थेरेप्यूटिक नीड्स। तो ये एक रेगुलर अपडेट रिक्वायर करती है, ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन में, कि इसमें वही जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो ड्रग्स ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, यूज़ नहीं होती हैं, तो उनको फिर वहाँ इसमें से लिस्ट से निकाल दिया जाए और उसके रिप्लेस में जो नई मेडिसिन आ गई हैं जो सेफ़ भी ज़्यादा हैं और इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा हैं, उनको ऐड कर दिया जाए। लिहाजा ये ज़रूरी है कि ड्रग की क्वालिटी को इंश्योर किया जाए और नीड फॉर कंटिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ बेटर मेडिसिन एंड मेडिसिन फॉर इमर्जिंग डिजीज़। जो नई डिजीज़ है उनके लिए भी मेडिसिन को ऐड किया जाए एंड मीट द चेंजिंग रेजिस्टेंस पैटर्न। जो भी चेंजिंग हो रही है रेजिस्टेंस में, उसको ख़ास तौर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, अगर ये दो सेंस में है, मीट चेंजिंग रेजिस्टेंस पैटर्न, यानी अगर कोई थेरेप्यूटिक चेंज में आ रहा है और उसमें फिजिशियंस रेजिस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मीट करना कि भाई अगर, यानी उसको जस्टिफाई करना कि पुरानी मेडिसिन को क्यों अब नहीं प्रिस्क्राइब करें प्रिस्क्राइबर, बल्कि नई मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि पुरानी मेडिसिन जो थी वो उसमें एडवर्स इफेक्ट या उसकी एफिकेसी कम थी और सेफ्टी भी कम थी, और नई ड्रग में सेफ्टी मार्जिन भी ज़्यादा है और एफिकेसी भी ज़्यादा है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को भी मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा वंस थॉट ऑफ as relevant only in resource constrained settings, the WHO model lists are now seen as equally relevant to high, middle and low income countries. इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जिसमें जो है वो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो महंगी ड्रग अपनी फार्मूलरी में अपनी लिस्ट में नहीं रख सकते। तो ये लिस्ट जो होगी एक मॉडल के तौर पर प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसमें हाई, मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज़ हर एक को कंसिडर करके रिकमेंडेशन दी गई है। ठीक है, फॉर पर्टिकुलरली फॉर इंक्लूजन न्यू हाईली इफेक्टिव एंड एक्सपेंसिव मेडिसिन इन मोर रिसेंट ईयर्स, तो उनके सोल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था? Evolution of medicine and the WHO model list of essential medicine. In 1897, aspirin was introduced as the first synthetic pharmaceutical. ठीक है, ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है वो सिंथेटिक एजेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ। In the 100 years since, the world has seen the introduction of the first modern antibiotic. और 1941 में पहली जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो मॉडर्न एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस हुई। एंड द फर्स्ट कमर्शियली फॉर्मुलेटेड एंटी मलेरियल वो कब आया? 1943 में। एंड फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट कब आई? 1944 में। द 1950s सॉ द फर्स्ट क्लिनिकल यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिर उसके बाद ड्रग्स फॉर डायबिटीज़ एंड ड्रग्स फॉर मेंटल इलनेस आनी शुरू हो गई। द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स फॉर अदर इन्फेक्शियस डिजीज, फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और फॉर ए वाइड रेंज ऑफ अदर कंडीशंस क्विकली फॉलोड। उसके बाद ग्रेजुअली दूसरी डिजीज़ के अगेंस्ट भी मेडिसिन जो थी वो डेवलप होना शुरू हो गए। When WHO published the first model list of essential drug in 1977, तो जब WHO ने पहली लिस्ट जो जब पब्लिश की 1977 में, तो इट आइडेंटिफाइड 208 इंडिविजुअल मेडिसिन, 208 इंडिविजुअल मेडिसिन जो थी उसमें आइडेंटिफाइड थी, विच टुगेदर कुड प्रोवाइड सेफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, जो कि उस वक्त कंसिडर की जाती थी कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है, खास मेजॉरिटी ऑफ जो उस वक्त तक की मेन जो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। ठीक है, कम्युनिकेबल यानी जो ट्रांसफ़र हो सकती हैं एक से दूसरे को, लाइक इन्फेक्शस डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक फॉर एग्जांपल जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इस तरह की मेडिकेशंस। अच्छा, इसके बाद आइए हम एक्सेस, क्वालिटी एंड रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन एंड एसेंशियल मेडिसिन। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इज सब्सटेंशियल, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये बात बिल्कुल सही है
कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो फार्मास्यूटिकल्स का यानी ड्रग्स का बहुत ज़्यादा होता है, सब्सटेंशियल होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हमारे कहलाते हैं, क्योंकि ये मेडिकेशंस बहुत महंगी होती हैं और इनको इंपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है उन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि उनके पास जो होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस नहीं होता, यानी उनके पास डॉलर्स की कमी होती है। तो वाइल स्पेंडिंग ऑन फार्मास्यूटिकल्स represents less than 1/5 of total public and private health spending in most developing countries, and it represents 15 to 30% of health spending in transitional economies and 25 to 60% in developing countries. अच्छा, अब उससे क्या होगा कि अगर ये जो है स्पेंडिंग जो है वो करनी पड़ेगी, तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इन पे हेल्थ केयर पे अपनी इनकम का 15 से 30% तक इस पे हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं, और जो ट्रांजिशनल इकोनॉमीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको 25 से 66% तक इस पे खर्च करना पड़ेगा अगर वो ऐसा करते हैं इन जो एक्सपेंसिव मेडिसिन को जो है वो अपनी पॉपुलेशन में यूज़ कराते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि वो कंट्रीज़ इतने उनके पास बजट नहीं होते, अगर वो 25 से 66% इसी पर इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर बाकी कंट्री कैसे चलेगा। In most low-income countries, pharmaceuticals are the largest public expenditure on health after personal cost and the largest household health expenditure. ठीक है, जो पुअर कंट्रीज़ हैं यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो लोगों की सबसे इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो उनकी जो है वो अपनी ज़ाती अखराजात और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाता है। ठीक है, लो इनकम कंट्रीज़ में फार्मास्यूटिकल आर द लार्जेस्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबसे यानी अगर जो पर्सनल कॉस्ट है अपने ऊपर जो कॉस्ट लगानी है और हाउस होल्ड कॉस्ट है उससे ज़्यादा कॉस्ट उनके यहाँ फार्मास्यूटिकल्स पर लग जाती है। एंड द एक्सपेंस ऑफ सीरियस फैमिली इलनेस इंक्लूडिंग ड्रग्स इज़ ए मेजर कॉज ऑफ हाउस होल्ड इम्पॉवरिशमेंट, यानी ये कि कोई गरीब अगर बीमार हो जाए और शदीद बीमार हो जाए तो ड्रग का जो है वो उसका इतना खर्चा हो जाता है कि वो बिल्कुल ही पेशेंट जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है और हाउस होल्ड मैटर बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाते हैं। डिस्पाइट द पोटेंशियल हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड डिस्पाइट सब्सटेंशियल स्पेंडिंग ऑन ड्रग, लैक ऑफ एक्सेस टू एसेंशियल ड्रग्स, irrational use of drugs and poor drug quality remains serious global health problem। बहरहाल ये तो इश्यूज हैं ये, लेकिन इसके अलावा दूसरा जो इशू है पोटेंशियल हेल्थ इम्पैक्ट ऑन एसेंशियल ड्रग क्या है कि ये सब्सटेंशियल स्पेंडिंग तो है, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग तो है ड्रग की, लेकिन ये भी एक इशू है कि बहुत सारे पुअर कंट्रीज़ में लैक है एक्सेस का टू एसेंशियल ड्रग, या फिर इरेशनल यूज़ है, या फिर पुअर ड्रग क्वालिटी है, जो कि जो है वो ग्लोबल हेल्थ केयर प्रॉब्लम है। बहरहाल आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एज ए फार्मासिस्ट आप अपनी कोशिश करें कि आप अपनी फार्मेसी में तमाम एसेंशियल ड्रग्स जिसकी ज़रूरत है वो अवेलेबल करके रखें, इरेशनल यूज़ ऑफ ड्रग को अवॉइड होने करें, मेडिसिन जो हो वो पुअर क्वालिटी की ना हो, ठीक है, ताकि पेशेंट को क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ऑल्सो गाइड द प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन द पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर में। स्कीम्स दैट रीइंबर्स मेडिसिन कॉस्ट, मेडिसिन डोनेशन एंड द लोकल मेडिसिन प्रोडक्शन। ये मेडिसिन गाइडलाइन जो होगी एसेंशियल मेडिसिन की, ये भी बताएगी कि आपको आपके कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या परचेज़ करना चाहिए, क्या सप्लाई करना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी ड्रग जो होंगी वो रियली नीडेड बाय द सोसाइटी और कौन सी कॉस्मेटिक ड्रग है तो उसको रीइंबर्स करने की ज़रूरत नहीं है, यानी उसकी पेमेंट पेशेंट को करने की ज़रूरत नहीं है उन कंट्रीज़ में जहाँ पे पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट या इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसके अलावा कौन सी मेडिसिन डोनेट करनी है उस कंट्री में, और लोकल मेडिसिन प्रोडक्शन उस कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होनी चाहिए। Many international organizations including UNICEF, UNHCR and UNFPA as well as non-governmental organizations यानी NGOs and international not-profit supply agencies have adopted the essential medicines concept and based their medicine supply system mainly on the model list। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेडिसिन को डोनेट करती है। ठीक है, तो इसका जो आपको इस वेबसाइट पर ये वेब एड्रेस दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे आपको फर्दर डिटेल्स मिल सकती हैं इफ़ यू आर वर्किंग इन ए सेटअप वेयर यू नीड सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट। ठीक है, अच्छा
अब इसके बाद आते हैं the last part of our lecture, which is World Health Organization Model List of Essential Medicine 21st list in 2019. ठीक है, तो वही WHO की लिस्ट है ये, ठीक है, इसको हम एक नज़र देख लेते हैं। तो ये हमें क्या बता रही है कि ये इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2019 का स्टेटमेंट है, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक लाइसेंस नंबर सो एंड सो अंडर द मार्क टर्म लाइसेंस, सजेस्टेड साइटेशंस इसमें है, कैटलॉगिंग एंड पब्लिकेशन डेटा, सेल्स राइट्स एंड लाइसेंसिंग के हवाले से, थर्ड पार्टी मटेरियल्स, जर्नल डिस्क्लेमर्स, ठीक है, तो ये इसमें मौजूद है। इसके अलावा 21st इसकी एडिशन की WHO मॉडल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन एक्सप्लेनेटरी नोट, ठीक है। द कोल्ड लिस्ट प्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ मिनिमम मेडिसिन नीड्स फॉर बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, कि ये कोल्ड लिस्ट प्रेजेंट है, ये मिनिमम मेडिसिन नीड है किसके लिए, बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। लिस्ट द मोस्ट एफिकेशियस सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर प्रायोरिटी कंडीशंस, ठीक है, प्रायोरिटी कंडीशंस के लिए ये मौजूद है। ये एफिकेशियस भी हैं, सेफ भी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। प्रायोरिटी कंडीशंस आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड एस्टिमेटेड फ्यूचर पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस एंड पोटेंशियल फॉर सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। जो प्रायोरिटी है वो बेस्ड अपॉन रेलेवेंस है, पोटेंशियल फॉर सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें जो वेयर द सिंबल लाइक दिस C इन स्क्वायर ब्रैकेट placed next to the individual medicine or strength of the medicine in the cold list, it signifies that there is a specific indication for restricting its use to children, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद द कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट प्रेजेंट एसेंशियल मेडिसिन फॉर प्रायोरिटी डिजीजेज, जिसमें स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक और मॉनिटरिंग फैसिलिटीज या स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर और स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग आर नीडेड, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट में मौजूद है। इन केस ऑफ डाउट मेडिसिन में ऑल्सो बी लिस्टेड एज कॉम्प्लीमेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंट हायर कॉस्ट और लेस कॉस्ट इफेक्टिवनेस of the variety, where the sign in C in square bracket but it in italic format symbol placed next to the individual medicine or strength of medicine on the complementary list। और ये क्या सिग्निफाई कर रही है कि मेडिसिन रिक्वायर स्पेशलिस्ट डायग्नोस्टिक और मॉनिटरिंग फैसिलिटीज, ठीक है, इसके लिए ये इस मेडिसिन के लिए स्पेशलिस्ट डायग्नोस्टिक और मॉनिटरिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। अच्छा, एंड और स्पेशलिस्ट मेडिकल केयर और एंड और स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग फॉर देयर यूज इन चिल्ड्रन, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स अगर है तो प्राइमरीली इंडिकेट और इंटेंडेड टू इंडिकेट सिमिलर क्लिनिकल परफॉर्म्स विद इन ए फार्माकोलॉजिकल क्लास, ठीक है, यानी ये क्या बता रहा है कि सिमिलर क्लिनिकल परफॉर्म्स विद इन ए फार्माकोलॉजिकल क्लास, कि इस क्लास की जो ड्रग हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सिमिलर है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस सिमिलर है। The listed medicines should be example of class for which there is a best evidence of quality and safety, ठीक है, efficacy and safety. In some cases this may be the first medicine that is licensed for marketing, and other instances subsequent licensed compound may be safe or more effective, where there is no difference in terms of efficacy and safety data. Listed medicines should be the one in that is generally available to the lowest price, जो भी हो listed वो lowest price पे हो, based on international drugs price information. Not all square box are applicable to medicine selection for children. अच्छा, the therapeutic equivalence is indicated only on the basis of review of efficacy and safety and when consistent in with WHO guideline. National list should not also use a similar symbol and choose in their final selection, which would depend on their local availability of price. यानी ये कि ये जो WHO की लिस्ट है तो इसमें जो सिंबल है ज़रूरी नहीं है कि वही सिंबल नेशनल फार्मूलरी में या नेशनल लिस्ट में यूज़ की जाए, आप अपनी तरफ से उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एक बॉक्स है रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसमें ए सिंबल है, ये क्या इंडिकेट कर रही है, देयर इज़ एन एज और वेट रिस्ट्रिक्शन इन द यूज़ ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इसकी जो डिटेल होगी वो इसमें टेबल 1.1 में जो लिस्ट है मौजूद है। इसके अलावा the presence of an entry of essential medicine list carries no adherence as a pharmaceutical quality. It is responsibility of the relevant national or regional drug regulatory authority to ensure that each product is appropriate pharmaceutical quality and that when relevant different products are interchangeable. दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एसेंशियल लिस्ट तो जो बता रही है वो ड्रग्स के बारे में बता रही है, लेकिन लोकल जो रीजनल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे पाकिस्तान में ड्रैप है, तो ये उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो जो भी ड्रग अप्रूव कर रही है वो मेक श्योर करे कि उसके अंदर वो
फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मौजूद है जो कि उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा फॉर रिकमेंडेशन एंड एडवाइस कंसर्निंग द एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड मेडिसिन सी द WHO मेडिसिन वेबसाइट, ये वेब एड्रेस है। इसके अलावा medicine and dosage form are listed in alphabetical order and each section and there is no implication of preference of one from another, कोई preference नहीं है ड्रग के हवाले से। Standard treatment guidelines should be consulted for information on appropriate dosage form. The main term used for dosage is essential medicine list in table 1.2. Definition of many these terms and pharmaceutical quality requirements applicable to the different categories are published in current edition of International Pharmacopoeia, जिसकी वेबसाइट का एड्रेस वेब एड्रेस ये है। तो ये अब लिस्ट हमारे पास स्टार्ट होना शुरू हो गई है। WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, एनेस्थेटिक, प्री ऑपरेटिव मेडिसिन एंड मेडिकल केसेस, जनरल एनेस्थीसिया एंड गैसेस, इनहेलेशन मेडिसिन, हेलोथेन है, आइसोफ्लोरिन है, नाइट्रस ऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, ये सब इनहेलेशन की प्रोडक्ट है। इंजेक्टेबल मेडिसिन हैं, केटामाइन, प्रोपाफोल, ये भी जो है वो इसी एनेस्थेटिक्स की कैटेगरी में आती हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स हैं आपके पास बुपिवाकेन, लिडोकेन एपिनेफ्रिन कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो है वो डोज भी दी हुई हैं। ठीक है, लिडोकेन। इसके अलावा फिर क्या है, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एंड सेडेशन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोसीजर, एट्रोपिन, मिडाजोलाम, मॉर्फिन। तो इस तरीके से ये है। फिर उसके बाद मेडिसिन फॉर पेन एंड पैलिएटिव केयर, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सपोजिटरीज एंड टैबलेट्स, आइबोप्रोफिन। ठीक है, ये देखें साइन बनी हुई है और फिर यहाँ लिखा है नॉट इन चिल्ड्रन लेस देन 3 months। ठीक है, पैरासीटामॉल की रिकमेंडेशन है, फिर ये एस्टेरिस्क बना हुआ है, नॉट रिकमेंडेड फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रूवन बेनिफिट टू दैट इफेक्ट। ओपियोइड आ गई। ठीक है, फिर ये फेंटेनाइल आ गया फॉर मैनेजमेंट ऑफ कैंसर पेन। ठीक है, अच्छा, मॉर्फिन आ गया। फिर उसके बाद इसी तरीके से ये फिर मेथाडोन और कॉमन सिम्टम्स इन पैलिएटिव केयर। तो ये जो है वो एंटी एलर्जिक शुरू हो गई आपके पास। फिर क्या है, एंटी रोड्स एंड देयर सब्सटेंसेस पॉइजनिंग। ठीक है, चारकोल, एसिडाइल सिस्टीन। ठीक है, स्पेसिफिक ये पैरासीटामॉल का एंटीडोट है। एट्रोपिन जो है वो कोलिनर्जिक के लिए एंटागोनाइज करने के लिए, यानी जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट है, मिथाइल थायोनियम क्लोराइड है, नैलॉक्सॉन है, उसकी नार्कोटिक एंटागोनिस्ट है, पेनिसिलामाइन है। ठीक है, ये कॉपर की जो है वो रिमूव करने के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंटीडोट्स आ गए। डेफेरोक्सामाइन आयरन को करने की रिमूव करने के लिए, फॉमीपैजोल ये बेंजोडाइजिपिन का एंटीडोट है। ठीक है, तो फिर ये एंटी कन्वल्सेंट्स ड्रग्स आ गई। तो ये लिस्ट इस तरीके से आपके पास चल रही है। ठीक है, अच्छा, WHO लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इसमें एंटीबैक्टीरियल, एक्सिस ग्रुप एंटीबायोटिक्स, वॉच ग्रुप एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा कि आपको ये सब याद करनी है, बताने का मकसद ये है कि ये लिस्ट आपको इस तरीके से हेल्पफुल होगी। फिर इसमें देखिए ये फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस भी दी हुई है। ठीक है, क्लिंडामाइसिन की क्लिंडामाइसिन इज़ फर्स्ट चॉइस एंड सेकंड चॉइस। किस में फर्स्ट चॉइस है, किस में, अगर यहाँ नहीं लिखा तो फिर इसका मतलब है ये इन जनरल इसमें फर्स्ट चॉइस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए क्लॉक्सिसिलिन फर्स्ट चॉइस है इन इन्फेक्शन के लिए, सेकंड चॉइस है इन इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स चल रही हैं आपके पास। एंटीबायोटिक्स ख़त्म होंगी तो फिर आपके पास फिर ये तो अभी एंटीबायोटिक्स ही चल रही हैं। फिर आपके पास आ गई, हाँ, ये एसेंशियल मेडिसिन, ये क्या आ गई, एंटी लेप्रोसी मेडिसिन। ठीक है, लेप्रोसी के लिए, यानी कोढ़ का जो मर्ज होता है। ठीक है, तो ये हैं किसके लिए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, उसके लिए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हैं आपके पास एंटी वायरल मेडिसिन आ गई। ठीक है, एंटी वायरल मेडिसिन WHO लिस्ट ऑफ एसेंशियल। फिर ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो कि एंटी वायरल हैं वो आ गई। तो ये सब चल रही हैं एंटी वायरल मेडिकेशंस। मेडिसिन फॉर हेपेटाइटिस C आ गई, डेक्लाटेसवीर, ग्लूसापेरावीर। ठीक है, सफसबोवीर, वेलपेटासवीर वगैरह जो है ये मेडिकेशंस हैं आपके पास। फिर है एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स, यानी जो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट यूज़ होती हैं। फिर ये है आपके पास, ये तो वही चल रही हैं। फिर आपके पास आ जाती हैं एंटी निमोसिस्टोसिस एंड एंटी टॉक्सोप्लाज्मोसिस मेडिसिन जो हैं वो ये आ गई हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास हैं एंटी माइग्रेन मेडिकेशंस आ गई हैं। एंटी माइग्रेन के बाद इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स एंड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आगे जाती हैं ये एंटी नियोप्लास्टिक चल रही हैं। उसके बाद जब ये ख़त्म होती हैं तो फिर आपके पास नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग आ रही है एंटी पार्किंसंस मेडिकेशंस, ठीक है, बाइप्रेडीन एंड लीवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन। उसके बाद फिर अफेक्टिंग द ब्लड एंटी एनेमिक मेडिकेशंस, ठीक है, मेडिसिन अफेक्टिंग कोगुलेशन। फिर उसके बाद अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज़, ब्लड प्रोडक्ट्स, ह्यूमन ओरिजिन एंड प्लाज्मा सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, जिसमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, होल ब्लड, प्लाज्मा डेरिवेटिव्स, ठीक है, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन। उसके बाद ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स, कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशन, बाइजोप्रोलोल, आइसोसॉर्बाइड, एम्लोडिपिन, मुख्तलिफ़ क्लासेस की मेडिसिन हैं ये, डिजॉक्सिन, फ्यूरिसिमाइड। इसके अलावा एसिटाइल एंटी प्लेटलेट में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्लोपिडोग्रेल। इसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक्स, एंटी एल्टीप्लेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, लिपिड लोअरिंग, सिम्वास्टेटिन, एंटी फंगल, माइकोनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड, एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन में म्यूप्रोसिन, पोटेशियम परमैंगनेट, सिल्वर सल्फाडाइजीन। और इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी प्रोराइटिक मेडिकेशंस, कैलामाइन, बीटामेथासोन एंड इसके अलावा और जो है वो फ्लोरोयूरिस। फिर ये आ गई स्किन डिसइंफेक्शन एंड प्रोलिफरेंट, स्केबीज साइड्स एंड पेडिकुलोसाइड्स, ठीक है, परमेथ्रिन ख़ास तौर से ये यूज़ होती है जुएँ मारने के लिए, पेडिकुलोसाइड्स कहलाती हैं। डायग्नोस्टिक एजेंट्स की बात करें आप, ऑप्थेल्मिक एजेंट्स हैं, रेडियो कंट्रास्ट मीडियाज़ हैं, डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स हैं, डायोरेटिक्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन्स हैं, एंटी इमेटिक मेडिसिन्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लैक्सेटिव्स आ गई। फिर उसके बाद ओरल डिहाइड्रेशंस मेडिकेशंस आ गई। तो ये जो है वो इसी तरीके से चल रही हैं। मेडिसिन्स फॉर एंडोक्राइन डिसऑर्डर, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास थायराइड हार्मोन की ड्रग्स, फिर इम्यूनोलॉजिकल्स, डायग्नोस्टिक एजेंट्स, ट्रीटिंग एजेंट्स। फिर वैक्सीन्स आ गई हैं आपके पास, पीसीजी वैक्सीन, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, ये तमाम वैक्सीन्स आ गई हैं। उसके बाद फिर आपके पास मसल रिलैक्सेंट्स आ गए, ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रिपरेशंस आ गई और लोकल एनेस्थेटिक्स आ गए, मेडिसिन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड पेरीनेटल केयर। और इस तरह से ये जो है वो लिस्ट जो है वो मुसलसल चलती चली जा रही है और हमें जो है वो तमाम ड्रग्स के बारे में जो भी है, कम से कम इसमें से कोई एक दो ड्रग आपकी फार्मूलरी में ज़रूर अवेलेबल हो, ठीक है। ये टेबल 1 है जो आपके मॉडल लिस्ट मेडिसिन विद एज और वेट रिस्ट्रिक्शन, कि ये जो है वो ग्रेटर देन 5 kg को रिकमेंडेड है, ये ग्रेटर देन 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये आपको ये मिल रही है। इसके अलावा जो टेबल 1.2 है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, क्या होगी, टैबलेट क्या होगी, ठीक है, अनकोटेड और कोटेड, अनकोटेड स्कोर टैबलेट, च्यूड बिफोर सॉलोड, ठीक है, टैबलेट क्वालिफाइड, टैबलेट्स क्वालिफाइड क्या होंगी, च्यूएबल, डिस्पर्सेबल, सॉल्युबल, क्रशेबल, स्कोर्ड, सबलिंगुअल, ठीक है। इसके अलावा कैप्सूल्स क्या होंगे, कैप्सूल्स क्वालिफाइड क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ओरल पाउडर्स क्या होंगे, ओरल लिक्विड्स क्या होंगे, प्रिंसिपल डोजेज फॉर्म यूज इन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन और ऑयली क्वालिफाइड इंजेक्शन, ऑयली इंट्रावेनस, ये तमाम चीज़ें जो है वो। इसके अलावा अदर डोजेज फॉर्म्स आई की, टॉपिकल, रेक्टल, विजाइनल, इनहेलेशन, तो ये जो है आपको इस तरीके से ये मिल जाएगी। इसके बाद फिर ये आ गई, ये इंडेक्स आ गई, ठीक है। तो इंडेक्स आपको लेकर जाएगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये अवेलेबल है। तो इस तरह से आप इस लिस्ट से बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ एसेंशियल ड्रग लिस्ट और एसेंशियल ड्रग गाइडलाइंस। थैंक यू वेरी मच।